चलिए खबरों को देखेंगे विस्तार से। बात होगी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अब तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल शनिवार को भारत पाकिस्तान का असली चेहरा यूएन के सामने पाकिस्तान का चेहरा सामने आया है। दरअसल भारत ने शनिवार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गलत सूचना को लेकर आलोचना की, जिसे भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने जल सिंधु समझौते के मुद्दे पर बात करने को कहा और पानी जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं, ये भी उन्होंने कहा। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्थोनेनी हरीश ने कहा कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी गोद में पालना बंद नहीं कर देता। यूएन के सामने कुछ बातें रखकर हरीश ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। हरीश ने कहा कि भारत ने यह सिंधु जल संधि जो है वो सद्भावना पूर्व और मित्रता के लिए की थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पिछले 65 सालों में एक भी बार मित्रता नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान ने इन सालों में भारत पर हजारों आतंकी हमले किए। इन हमलों में भारत के लगभग 20,000 आम नागरिक मारे गए। इसके आगे उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी भारत ने धैर्य से काम लिया और दरियादिली दिखाई, लेकिन अब ये पूरा नया भारत है जो किसी भी तरह से आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेगा। हरीश कहते हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ सीमा पर आतंकी हमले किए बल्कि भारत की तरफ से भी शुरू की गई परियोजनाओं पर भी हमले उन्होंने किए। इस पर ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन पर काफी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि 2012 में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में बनी तुलपुल नौवहन परियोजना पर भी हमला किया था। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का हमला परियोजनाओं की सुरक्षा और नागरिकों के जीवन के लिए खतरा है। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये आतंकवाद को नहीं पाल रहा है। पाकिस्तान में पल रहा आतंकवाद भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता। इसके आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही है जो सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक दिन बाद ही यानी 23 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के सामने जो है कई सारी शर्तें रखी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अब बात दूसरी महत्वपूर्ण खबर की करेंगे जो तुर्की से है, जहां तुर्की की एर्दोगान सरकार ने भारत से राजनीतिक टकराव तो मोल ले लिया, लेकिन अब उसकी कड़वी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। उधर 2025 की शुरुआत में ही जो झटका तुर्की को लगा, उसने साफ कर दिया कि भारत जैसे बड़े टूरिज्म मार्केट से पंगा लेना उसकी एक बड़ी भूल थी। आधिकारिक आंकड़ों में यह सच्चाई अब सामने आ चुकी है कि तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री में गिरावट दर्ज हुई है। इसके पीछे भारत से बिगड़ते रिश्ते बड़ी वजह सामने आए हैं। तुर्की की संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच 10.59 मिलियन यानी कि 1,05,90,000 विदेशी पर्यटक तुर्की आए। इस संख्या में पिछले साल की तुलना में 0.6% कम है। हालांकि ये गिरावट मामूली दिख सकती है, लेकिन जिस गति से तुर्की का टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है उस लिहाज से यह बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट स्पष्ट नजर आती है। इसकी बड़ी वजह पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने भारत के विरोधी बयान दिए और कश्मीर को लेकर दिए गए उनके विवादित भाषण भी जमकर वायरल हुए। भारत में इसका तीखा विरोध शुरू हुआ और कई ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की के टूर पैकेज पर फोकस किया और उनको हटा दिया और कहा कि हम तुर्की के लिए टूरिज्म पैकेज ऑफर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर भी #बायकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत का टूरिज्म पावर क्या है। हर साल करीब 2 लाख भारतीय तुर्की की यात्रा करते हैं। बहुत जल्दी से पूरा विस्तार से हम बताते हैं कि हर साल 2 लाख भारतीय टूरिस्ट ऐसे हैं जो तुर्की की यात्रा करते हैं, जो देश के टूरिज्म रेवेन्यू में सैकड़ों करोड़ रुपए का योगदान है।
भारत एक ऐसा बाजार है जो हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी भारतीय पर्यटक शॉपिंग, होटल, टूर पैकेज में ज्यादा खर्च करते हैं। यदि ये आंकड़ा गिरता है तो तुर्की की टूरिज्म अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। वहीं टूरिज्म सेक्टर में गिरावट ने एर्दोआन सरकार पर दबाव भी बढ़ा दिया है, क्योंकि विपक्षी दल इसे सरकार की विवादित विदेश नीति का सीधा असर बता रहे हैं। तो उन्होंने अब सवाल यह उठाया कि क्या एर्दोआन की बयानबाजी इतनी जरूरी थी कि जो देश के राजस्व पर भारी पड़ गई है। ये चर्चा अब इस मुद्दे पे संसद में भी हुई और विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि तुर्की भारत जैसे देश से संबंध नहीं सुधारता तो हर साल ऐसे ही गिरावट उसमें आती रहेगी। टूरिज्म सेक्टर इमेज और कूटनीति पर आधारित होता है। भारत में तुर्की की छवि जिस तरह से बिगड़ी है उसे सुधारने में समय लगेगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी इसकी नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आदेश दिए। उन्होंने इसे अगले 25 साल में 300% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इससे जुड़े आदेश पर साइन कर दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वक्त न्यूक्लियर एनर्जी का है और हम इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कुल 4 आदेशों पर साइन किए। इसमें परमाणु रिएक्टर्स की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन में सुधार करना, 4 जुलाई 2026 तक 3 रिएक्टर चालू करना और इस तकनीक के औद्योगिक आधार में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने आदेश में ऊर्जा और रक्षा विभाग को बंद पड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को दोबारा शुरू करने के लिए भी कहा है। साथ ही संघीय सरकार की जमीन पर नए रिएक्टर बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है। इसमें अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि अमेरिकी बिजली की खपत के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2023 में अमेरिका में कुल 4200 टेरावाट ओवर बिजली की खपत की थी, यानी औसतन रोजाना 11.5 TWh बिजली की खपत हुई है। वर्तमान में अमेरिका की कुल बिजली का 19% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से आता है। यह 2023 में 775 TWh था। अगर ट्रंप का प्लान सफल होता है तो देश की 1/3 बिजली परमाणु ऊर्जा से पैदा होगी। अमेरिका में कुल सक्रिय न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिसमें 94 रिएक्टर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टर जो है इलिनॉय राज्य में है, जो कि इसकी संख्या 11 है और पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक गैस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सस्ते विकल्प के चलते कुछ रिएक्टर्स को बंद करना पड़ा। ट्रंप पर परमाणु नियामक आयोग की कमजोर करने का आरोप भी इस पर लगा है। अपने आदेश में ट्रंप ने एनआरसी की भूमिका को सीमित करते हुए ऊर्जा सचिव को नई परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया है। बराक ओबामा के समय एनआरसी प्रमुख ग्रेगोरी जेजेको ने कहा कि यह ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एआई से पूछा हो कि अमेरिका की परमाणु नीति को कैसे बर्बाद करें। एनआरसी की सख्त निगरानी को कमजोर करने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की अब अगर बात हो तो जब से दूसरी बार अमेरिका के वो राष्ट्रपति चुने गए, तब से वो लगातार अप्रत्याशित फैसले लेते जा रहे हैं। सबसे पहले टैरिफ लगाना, वीजा और नागरिकता को लेकर भी कई बड़े ऐलान वो कर चुके हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने का आदेश दे रहे हैं, ताकि इसका आकार छोटा हो और इससे कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने और कई सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल एजेंसियों में वापस भेजने की तैयारी में वो लगे हुए हैं। इस मामले में एक व्यक्ति ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कर्मचारियों की संख्या में खासी कमी आने की उम्मीद उन्होंने जताई। उन्होंने संवेदनशील कार्मिक मामलों पर चर्चा के लिए नाम नहीं बताने का अनुरोध किया। अमेरिका में यह फेरबदल एनएससी में होने वाला सबसे नया बदलाव है, जिसे इस महीने की शुरुआत में ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्राज के हटाए जाने के बाद नाटकीय ढंग से बदला जा रहा है। माइक वॉल्ट्राज कई मायनों में पारंपरिक रिपब्लिकन विदेश नीति पर कायम थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो वॉल्ट्राज के हटाए जाने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। वॉल्ट्राज को संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए नामित किया गया था।
उनके इस कदम से विदेश नीति के मामलों में ट्रंप को सलाह देने में विदेश विभाग और पेंटागन का महत्व बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये अलग बात है कि ट्रंप का फैसला लेते समय अपनी खुद के नेचर पर भी वो निर्भर करते हैं, क्योंकि ट्रूमैन प्रशासन के दौरान बनाया गया एनएससी व्हाइट हाउस की एक अहम शाखा है जिसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर राष्ट्रपति जो सलाह देना चाहें उनकी मदद करना भी होता है। साथ ही उनका काम सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखना होता है और अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप राजनीतिक नियुक्तियों और सलाहकारों से निराश थे, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को बाधित कर रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एक एप्पल को एक बार फिर धमकी दी। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं होना चाहिए बल्कि अमेरिका में ही हो। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले सीधे तौर पर एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया है कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद एप्पल का शेयर 4% गिरकर $193 पर आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर भी लिखा है, एक्स पर लिखा है कि मैंने एप्पल सीईओ टिम कुक को काफी पहले बता दिया था कि उनके आईफोन जो अमेरिका में बिकेंगे वो अमेरिका में ही बनने चाहिए, ना कि भारत या किसी और देश में। उन्होंने आगे लिखा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका में एप्पल को कम से कम 25% का टैरिफ भुगतान करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बने। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कंपनी के सीईओ टिम कुक से कहा था कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी में ट्रंप ने 15 मई को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी थी। उन्होंने कहा था कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके बावजूद एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन ने भारत में $1.49 बिलियन का निवेश किया है। फॉक्सकॉन ने अपने सिंगापुर यूनिट के जरिए 5 दिन में तमिलनाडु में युजहान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में यह निवेश किया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 70% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर अब चुनावी रोड मैप घोषित करने और जल्द चुनाव कराने का जोरदार दबाव बढ़ गया है। सेना प्रमुख बकार उज जमा ने स्पष्ट रूप से दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसमें यूनुस सरकार का तिलिस्म टूटने अब लगा है। इस बीच छात्र संगठनों ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक चुनाव सुधर नहीं जाते और शेख हसीना के शासनकाल के कथित अपराधों की जांच और सजा नहीं दी जाती, वो किसी भी आम चुनाव को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर विपक्षी दल बीएनपी ने और जमात ए इस्लामी के बीच चुनाव को लेकर पर्चा और सड़कों पर संघर्ष की रणनीतियां बन रही हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी एनएसपी, जमात इस्लामी के स्टूडेंट्स विंग, छात्र शिविर और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक मत होकर कहा कि जब तक पिछली सरकार के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती, चुनाव का कोई भी मतलब नहीं। एनसीपी के छात्र नेता नाहिद इस्लाम का कहना है कि अगर देश के सभी वर्ग इस तरह से असहयोग दें तो डॉक्टर यूनुस इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। हमने यूनुस से अनुरोध किया है कि वो इस्तीफा ना दें, लेकिन चुनाव से पहले न्याय जरूरी है और पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने डॉक्टर यूनुस की सरकार से तुरंत चुनाव रोड मैप की मांग की है। पार्टी महासचिव ने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि रोड मैप के बिना वर्तमान सरकार का समर्थन संभव नहीं।